गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मापन का अर्थ और परिभाषा। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि मापन होता क्या है। मापन का अर्थ है किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया मापन कहलाती है। मतलब किसी भी पदार्थ के जब हम गुणों और विशेषताओं के आधार पर उसको अंक प्रदान करते हैं तो वो मापन कहलाती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जब भी हम सुबह से लेकर उठते हैं, टाइम का देखना, किसी जगह की दूरी तय करना। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से घर आते हैं या घर से कॉलेज आते हैं तो एक दूरी है, टाइम आप चेक करते हैं कि कितनी देर हमें लगी या कितनी दूरी है। वो सब किस में मापन में इंक्लूड होता है। आपने स्कूल आए, कॉलेज आए, कॉलेज में कितने लेक्चर आपके लगे और लेक्चर में आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो जब नोट डाउन करते हैं तो वो पेजेस गिनते हैं कि 1 पेज भर लिया, 2 पेज भर लिए। तो वो सब क्या है, मापन है। ठीक है। मापन जो है एक व्यक्ति के जन्म के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाती है। जब एक बच्चा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो उसका वेट देखते हैं और फिर टाइम देखते हैं। मापन की क्रिया जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उससे कनेक्ट हो जाती है। जैसे अगर कभी कोई भी बीमार पड़ता है तो टेम्परेचर से उसका थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देखना, ये भी एक मापन की क्रिया है। और मापन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में या वैसे नहीं, हमारे डेली रूटीन में जो घर के काम हैं उनमें भी मापन यूज़ होता है। जैसे जब हम रसोई घर में खाना बना रहे होते हैं तो हर एक चीज़ का एक माप होता है कि कितनी सब्ज़ी में कितना नमक पड़ना चाहिए, मिर्च मसाले कितने पड़ने चाहिए, चाय में कितनी चीनी होनी चाहिए या फिर खिचड़ी में कितना नमक होना चाहिए। ये सब क्या है, मापन ही है। कि आटा गूंथते टाइम उसमें कितना पानी होना चाहिए, ये सब मापन की क्रिया है। जब भी हम कोई चीज़ नापते या मापते हैं तो वो मापन ही कहलाता है। ठीक है। और जो रॉस महोदय हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। अब यहाँ देखिए, बालू की दीवार का क्या मतलब है, जो खुद खड़ी हो ही नहीं सकती है। और इसमें यही कहा गया है कि जितने भी हमारे नापने के साधन हैं अगर वो इस संसार से हटा दिए जाएं तो जो आधुनिक सभ्यता है वो जो है बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। और आज जो आधुनिक युग है इसको हम मापन का युग भी कह सकते हैं। और मापन के बिना आज के आधुनिक युग की कल्पना करना ही हास्यप्रद होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे मेन टॉपिक में है वो जो है हमारे जो सिलेबस में है वो है शैक्षिक मापन, मीन्स एजुकेशनल मेजरमेंट। तो सबसे पहले जो एजुकेशनल मेजरमेंट की बात की थी, ये की थी विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में एक जो लेबोरेटरी की स्थापना की थी और जिसके परिणाम से बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए थे। और शैक्षिक मापन का जो विकसित काल है वो 1900 से 1960 तक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये, क्योंकि 1900 के 60 के आसपास बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए थे जिसके लिए हमेशा मापन की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आप पढ़िए कि शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है और उन्हें निश्चित शब्द, मानक शब्द, चिन्ह अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हम जब एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम एजुकेशन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या उसकी प्रक्रिया में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को एक निश्चित मानक में मापते हैं हम, उसी को हम मापन कहते हैं। और ये जो सिर्फ हम छात्रों की ही, जैसे हमने छात्रों के टेस्ट पढ़े हैं, बुद्धि लब्धि टेस्ट, रुचि का टेस्ट, सिर्फ हम ये छात्रों का ही नहीं नापते, एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जितनी भी प्रक्रिया हैं उन सभी का मापन किया जाता है। कई बार आपने देखा कि टीचर का भी मापन होता है या फिर हमारे जो करिकुलम है, सिलेबस है, इन सब का ही मापन होता है। ठीक है। और छात्रों का कौन सा होता है, बुद्धि का होता है। इसमें हम छात्र की बुद्धि लब्धि निकालते हैं कि किस छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी है। रुचि का टेस्ट होता है जिसमें छात्र की रुचि के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मापन। अब आप इसे खुद रीड करेंगे कि मापन शब्द से किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है। अब शैक्षिक मापन की परिभाषाएं क्या क्या है। अब इसमें परिभाषाएं देखेंगे तो ब्रैडफील्ड के अनुसार
मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में, यहाँ पे ये अंगों नहीं है, ये अंकों के रूप में, जब भी हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो फिर हम उसको अंकों में जो है प्रकट करते हैं, अंकों में लिखते हैं। जैसे आपने टेस्ट वगैरह देखे होंगे कि आपने अभी रुचि टेस्ट भी किया है लास्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आपने देखा होगा रुचि टेस्ट कर दिया तो हम उसको अंकों में प्रकट करते हैं। ठीक है, अंकों में क्यों प्रकट करते हैं? ताकि हम एक दूसरे से तुलना कर पाएँ या उसकी सही स्थिति पता लगा पाएँ कि कितनी है। जैसे हम बुद्धि लब्धि टेस्ट करते हैं, अब आप देखेंगे तो बुद्धि लब्धि टेस्ट में हर एक किसी का निश्चित मानक होता है कि 80 से 120 तक की बुद्धि होगी तो हम उसको एक सामान्य विद्यार्थी मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बुद्धि लब्धि को अंकों में स्पष्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम उसकी जो ठीक ठाक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ये नोट करेंगे कि ये अंगों नहीं है, अंकों है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड जो है हेल्प स्टेट के अनुसार मापन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी स्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। इसमें क्या है, किसी भी पदार्थ का, चाहे वो स्थायी हो या पदार्थ हो, उसमें जो जितनी भी विशेषताएं उसका अंकों में वर्णन करना ही मापन कहलाता है। एस स्टीवंस के अनुसार ये वाली डेफिनेशन अगर आप जरूर देखेंगे क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें इन्होंने बात की है स्वीकृत नियम। स्वीकृत नियम कैसे होते हैं कि जो पहले से ही एक्सेप्ट किए हुए नियम हैं। देखिए, जैसे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मुझे किसी की काउंटिंग करनी है तो मैं इस प्रकार नहीं करूँगी किसी को 5 दे दिया, किसी को 10 दे दिया। जो मेरे जो नियम है कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी या उनमें अगर कोई डिफरेंस है 1 2 3 होगी या 2 4 6, जो मेन डिफरेंस चलेगा वो स्वीकृत नियमों के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या है, शैक्षिक मापन के कार्य। सबसे पहले वर्गीकरण है। इसमें क्या है, हम किसी भी छात्र का जो मापन करते हैं, फिर उसके जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर हम छात्रों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि कैसे वर्गीकृत करते हैं, अब मान लीजिए मैंने छात्र क्लास में कोई टेस्ट लिया है, ठीक है, किसी के 10 में से 8 आए, किसी के 5 आए, तो उसके आधार पे जब मैंने अंक प्रदान किए उसके आधार पे श्रेणी देना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, रैंक में भी वही है कि किसी को फर्स्ट दिया है, किसी को फोर्थ, किसी को थर्ड। ठीक है, तो उसको छात्रों को वर्गीकृत करना। और पूर्व कथन, अब पूर्व कथन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने किसी बच्चे का रुचि का टेस्ट किया है। ठीक है, फिर मैंने उसकी रुचि के बारे में पता लगाया कि उसकी किस में रुचि है और उसके बारे में फिर उसको भावी कार्यक्रम मतलब उसके भविष्य काल में बताया। उसको भविष्यवाणी भी कह सकते हैं कि आपको ये काम करेंगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कई बार फ्रेंड सर्कल क्या करता है कि अगर किसी सारे फ्रेंड सर्कल हमारे होम साइंस ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं तो एक आध बच्चा भी अपनी रुचि ना होने के बावजूद वो कोर्स ले लेते हैं कि चलो हम भी साइंस साइड में चले जाते हैं या फिर हम भी होम साइंस ले लेते हैं, और जबकि उसकी रुचि नहीं है तो वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और यही हमारा मापन करता है कि उसकी रुचि को माप के उसको भविष्य के लिए सही सही बता देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तुलना, अब तुलना क्या है, जब हम किसी भी छात्रों को अंक प्रदान करते हैं तो उनकी आपस में तुलना आसान हो जाती है कि किसमें क्या कमी थी या किसने कितना अच्छा लिखा है। तो इस मापन के द्वारा ही हम तुलना कर पाते हैं। परामर्श व निर्देशन, परामर्श और उसमें क्या है, जब हम बच्चे का टेस्ट करते हैं, छात्रों का बुद्धि लब्धि का टेस्ट करते हैं या फिर रुचि का टेस्ट करते हैं, तो हम उसके आधार पे क्या है बच्चे को भविष्य के लिए परामर्श भी दे सकते हैं और उसका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। निदान, निदान में क्या है कि जब बच्चे की हमने टेस्ट मापन के जरिए कई उसकी कठिनाइयों का पता लगा लिया। अब कठिनाइयों का पता लगा के हम कठिनाइयों के बारे में पता लगाते हैं कि कठिनाइयाँ क्यों हैं उसको, ठीक है, उसका रीज़न क्या है और उसका निदान करते हैं। तो इसमें क्या है, मापन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है समस्या के निदान में। अन्वेषण रिसर्च में है। रिसर्च अभी आपने लास्ट पहले सेमेस्टर में पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि रिसर्च में जो है कई उसके एरियाज़ में जो है हम मापन का यूज़ करते हैं, जिसमें आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब क्या है मापन की उपकरण है। अब शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, एक तो इसका जो है आंकिक होता है। हम जब भी किसी भी चीज़ का मापन करते हैं हम कोशिश करते हैं कि
उसको अंकों में ही प्रदर्शित करें। अगर देखिए मैं अपनी क्लास में 3 बच्चों का या 3 से ज़्यादा बच्चों का मापन कर रही हूँ और मैं ये कह दूँ कि ये होशियार है, ये कम होशियार है, ये ज़्यादा होशियार है, तो ये कोई मापन सही नहीं होगा। हाँ, अगर मैं उनको अंक प्रदान कर दूँ कि इसके 10 आउट ऑफ 9 है या इसके 10 में से 8 है, तो ये क्या है, एक मैंने अंक प्रदान कर दिए जिससे कि उनका तुलना करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड है इसकी इकाइयों में अभिवृद्धि। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी को प्राप्तांक हुए हैं, जितने भी अंक मिले हैं, नंबर मिले हैं, उन सबको हम एक ही समान आधार पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी को मैंने 10 में से नंबर दिए, किसी को 50 में से दिए, किसी को 40 में से दिए। अब मैं कैसे पता लगाऊंगी कि किसके कितने नंबर हैं या कौन ज़्यादा नंबर लाया है, या किसी को मुझे रैंक देनी तो किसको फर्स्ट दूँ, किसको सेकंड दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन सब का आधार जो है सेम कर लूँगी, या तो सबके 10 में से कर लूँगी या सबके 50 में से, 20 में से, जो भी मुझे सही लगेगा उसके सबके आधार सेम करके फिर उन सब की जो है सेम इकाइयों में परिवर्तित करके फिर उसका रिजल्ट दिया जाएगा। और जो शैक्षिक मापन है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, मतलब इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि हम बच्चे का उपलब्धि का परीक्षण करते हैं। ठीक है। तो हम उसका उपलब्धि परीक्षण कैसे करते हैं, उसकी बुद्धि देखेंगे या फिर उसके कार्य और व्यवहार। हम उसकी बुद्धि तो नहीं देख सकते ना कि उसकी बुद्धि कितनी है, तो हम उस जो जो काम कर रहा है या उसका व्यवहार है, उसी के आधार पे हम उसको बुद्धि लब्धि की मानक इकाइयों में नापते हैं। ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया शैक्षिक मापन अप्रत्यक्ष कैसे होता है, कि हम इसको डायरेक्टली कई बार नहीं कर पाते हैं, इनडायरेक्टली ही करते हैं। त्रुटिहीन मापन असंभव है। त्रुटिहीन का मतलब बिना गलती के। ठीक है। जहाँ पर भी अप्रत्यक्ष मापन होता है वहाँ त्रुटिहीनता आ पाना असंभव है, कि मतलब हम उसको एग्जैक्टली एकदम से बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। और जैसे हमने अब रुचि नहीं, यहाँ पे हम बुद्धि लब्धि का टेस्ट देखते हैं। जब हम किसी बच्चे के बुद्धि का टेस्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे का मैथ का टेस्ट दिया, ठीक है, और वो उस टाइम मैथ में इंटेलिजेंट है, लेकिन उस टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या इन्वायरमेंट ऐसा था कि वो मैथ में सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैं वहाँ पे क्या कहूँगी कि उसकी मैथ में बुद्धि लब्धि सही नहीं है। जबकि यहाँ पे मेरी त्रुटि हो गई कि उसमें जो है वो बच्चा मैथ में सही था, पर उसके उस टाइम में ऐसा व्यवहार हो गया कि वो मैथ सही नहीं कर पाया। तो इसमें क्या है, मेरी जो रिजल्ट आएगा उसमें त्रुटि आएगी ही आएगी। और कई बार क्या होता है कि जो अध्ययन करता है या क्लासरूम में टीचर है, वो पूर्वाग्रह और पक्षपात से भी उनमें रिजल्ट में प्रभाव आ जाता है। कैसे आता है, अब मान लीजिए मैंने साइंस का टेस्ट लिया और मुझे पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं पहले से ही मैं ये सोचती हूँ कि लड़के जो है साइंस में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ साइंस में अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह मेरा, और इसके रिजल्ट जो है, मेरा जो पूर्वाग्रह ही रिजल्ट पे फ़र्क डालेगा ही डालेगा। क्योंकि जब भी चाहे लड़की अच्छा करेगी भी, तब भी मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगी कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम साइंस में अच्छा कर ही नहीं सकती हो। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, त्रुटि का आएगा। ठीक है। इसमें कोई मैं त्रुटिहीन रिजल्ट दे ही नहीं पाऊँगी। और ऐसी पक्षपात क्या है कि मान लीजिए क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो टीचर उसको ज़्यादा अच्छे नंबर देने लग जाती हैं। और अगर एक बार उसने गलत भी कर दिया तो हम उसको कहते हैं नहीं ठीक है, ये तो हर बार अच्छा करता है, इस बार कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा नंबर दे दो। तो ये क्या हो गया, मेरा पक्षपात हो गया, जिसने जो है मेरे जो रिजल्ट की शुद्धता पर प्रभाव डाला है। ऐसे ही आप रिसर्च में देखते हैं, जब हम रिसर्च में प्रश्नावली तैयार करते हैं, क्वेश्चनार तैयार करते हैं, तो कई बार जो है जो रिजल्ट जो हमारे आंसर दे रहा है वो भी गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, पक्षपात है जो हमारे रिजल्ट पे फ़र्क डालता है। और शैक्षिक मापन निरपेक्ष नहीं है। शैक्षिक मापन के द्वारा प्राप्त अंकों या आंकड़ों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर कोई ना कोई परिणाम अदृश्य ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कक्षा में 4 छात्र 100% मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और उन्हीं की कक्षा के अन्य छात्र जो प्राप्तांकों का औसत भी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर दोनों की तुलना करके कोई नई जानकारी ही प्राप्त की जा सकती है। अब इसकी उपयोगिता और महत्व क्या है, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस क्या है मापन के। मापन से क्या है, हम बच्चों के अतीतकालीन अधिगम के अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। अतीतकालीन अधिगम क्या, जो हम पहले उसे पढ़ा चुके हैं। ठीक है। जो पढ़ाने के बाद उसको जो मिला है, उसके अनुभव क्या है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है कि मापन के बाद हम मूल्यांकन करते हैं। मापन से अपनी त्रुटियों का ज्ञान होने पर
अधिगम व शिक्षण के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें क्लास में अगर मान लीजिए मैं मापन के टाइम पे मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है, ठीक है, तो मैं उसका क्या सुधार भी कर सकती हूँ। शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन। अब शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? व्याख्या विधि होती है। हाँ, यहाँ पर शिक्षण विधियाँ जो आएंगी वो हमारी जैसे हमारी प्रश्नावली विधि है या निगमनात्मक विधि है, आगमन विधि है। यहाँ पे हमें कौन सा जो है शिक्षण विधि का यूज़ करें जिससे हम बच्चों को अच्छा समझा सकें या बता सकें, तो इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी मापन का सहारा लेते हैं, ठीक है। और जो शिक्षण के क्षेत्र में प्राप्त जो सफलताएँ हैं, जैसा था कि क्लासरूम में अगर टेस्ट है तो उससे किस प्रकार से सफलता हम देखेंगे बच्चों की, तो उसको क्या अंकों में आंका जा सकता है। मापन को शिक्षा के क्षेत्र में अंक प्रदान करने, उन्नति का मापन, पथ प्रदर्शन तथा पाठ्यक्रम में प्रगति तथा परिवर्तन के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों की प्रगति को विषय विशेष की लोकप्रियता में मापन द्वारा ही मापा जाता है। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय की नीतियों, उद्देश्यों तथा उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए मापन का ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए पहले था कि छात्रों का ही नहीं बल्कि टीचर्स का और विद्यालयों का भी मूल्यांकन मापन के द्वारा ही किया जाता है। और जो रिसर्च के जो विभिन्न एरिया हैं उसमें भी हम तुलना करने के लिए मापन का ही प्रयोग करते हैं। जब भी बताया था आगे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, इस सब में क्या है मापन का ही प्रयोग करते हैं। दो विद्यालयों, दो छात्रों या किसी दो समूहों की जब हम उपलब्धि का टेस्ट करते हैं या बुद्धि का टेस्ट करते हैं तो उसमें भी जो है मापन से ही उसके रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और मापन से विषयगतता समाप्त हो जाती है, सब्जेक्टिविटी उससे ख़त्म हो जाती है मापन से। अब शैक्षिक मापन की सीमाएं क्या हैं? हर किसी चीज़ की अपनी एक सीमाएं होती हैं, तो ऐसे ही इसमें देखेंगे शैक्षिक मापन की सीमाएं हैं क्या। मापन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि जिस वस्तु का हमें माप करना होता है उसी के स्वरूप का निर्णय हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगला देखेंगे मापन का क्षेत्र अत्यंत संकुचित और सीमित है। मापन दो ऐसे शील गुणों के मध्य विभेद स्पष्ट नहीं कर पाता, जैसे शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य बुद्धि, चरित्र एवं व्यक्ति निष्पादन अभियोग्यता आदि। मापन का रूप व्यवस्थित होता है, अतएव इसकी प्रक्रिया भी जटिल होती है। मापन के अंतर्गत हम जिन शील गुणों का मापन करते हैं वे अमूर्त और सूक्ष्म होते हैं। मतलब अमूर्त का मतलब जो हमें दिखते नहीं हैं, और सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तित्व हम किसी का नहीं देख पाते हैं। हम जो बाहरी जो हमें आकर्षण दिखता है हम सिर्फ उसको ही व्यक्तित्व मान लेते हैं, लेकिन व्यक्तित्व इससे कहीं विस्तृत रूप है, ठीक है। शब्द का अर्थ शिक्षक, मनोचिकित्सक, मार्ग निर्देशक, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग लगाते हैं। मापन के द्वारा हम किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के बारे में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता है। मापन से हमने क्लास में बच्चों को टेस्ट दिए कि 10 में से 8 आ गए, 10 में से 9, सिर्फ हमें सूचनाएं मिली हैं, इसमें हम किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए टेस्ट में किसी के ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुद्धि लब्धि बहुत हाई होगी। हो सकता है उसने टेस्ट किस प्रकार दिया है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम किसी भी डिसीजन पे इसमें नहीं पहुँच पाएंगे। मापन के अंतर्गत मापी जाने वाली विशेषताओं का अभौतिक, अस्थिर तथा परिवर्तनशील होना मापन की प्रमुख सीमा है। शैक्षिक विशेषताओं की सीमाएं ज्ञात न होने से मापन उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना कि भौतिक मापन होता है। ये सब आपका था शैक्षिक मापन, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।